हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और डी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 2 है। यूनिट 2 में 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो है जूल थॉमसन प्रसार। इस जूल थॉमसन प्रसार के अंदर अपन 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो जूल थॉमसन गुणांक की तुलना करेंगे, और एक सरंदर डॉट प्रयोग पढ़ेंगे, और एक पिस्टन वाला, पिस्टन को जब दबाते हैं तब वो वाला। ठीक है। दूसरा अपना टॉपिक है पुनर्निवेशी शीतलन। तीसरा टॉपिक है रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। चौथा टॉपिक है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ठीक है। अब ये जूल थॉमसन प्रसार क्या होता है ये सुने आप लोग, और सुनते सुनते मेरे साथ साथ याद करते चले। जूल थॉमसन प्रसार क्या होता है? जूल थॉमसन ने क्या बताया कि जो भी गैस है, गैस का पहले से एक निश्चित तापमान होता है। जब गैस को निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है, जब गैस को निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस के अणु दूर दूर हटते हैं, जिसके कारण गैस के अणु दूर दूर हटते हैं, और उन गैस के अणुओं को दूर दूर हटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन गैस के अणुओं को दूर दूर हटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिससे गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में कमी आती है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो ताप के समानुपाती होती है। इस समानुपाती T होती है। अतः गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में कमी आएगी तो उनके ताप के मान में भी कमी आएगी। ये किसने बताया था? ये जूल थॉमसन ने बताया था। अब जूल थॉमसन के अंदर अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो जूल थॉमसन गुणांक और एक सरंदर डॉट प्रयोग। तो पहले अपन पढ़ेंगे जूल थॉमसन गुणांक कैसे निकालें। ठीक है। अब जूल थॉमसन गुणांक निकालने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जूल थॉमसन गुणांक निकालते समय एंथैल्पी का मान हमेशा नियत लेना है। जूल थॉमसन गुणांक में एंथैल्पी का मान हमेशा नियत लेना है। जैसे आप इसमें क्या होता है कि ताप में चेंज करना होता है दाब के सापेक्ष। क्या ताप में परिवर्तन करना होता है दाब के सापेक्ष। जैसे एक पंक्ति है और एक पंक्ति में 50 स्टूडेंट खड़े, वो 50 स्टूडेंट निकट निकट खड़े, तो निकट निकट खड़े, और हमें इनकी उस पंक्ति में 30 स्टूडेंट और खड़े कर दें, तो वो स्टूडेंट यानी कि एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगे। एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल चिपक जाएंगे, तो एक दूसरे के चिपक जाएंगे तो उनके ताप में वृद्धि होगी। यदि उसी पंक्ति में से 50 स्टूडेंटों को हटा दिए जाए तो सभी स्टूडेंट ऐसे खुले सांड की तरह खड़े होंगे, तो उनके ताप में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। तो अपन को यहाँ पे करना क्या है? दाब में चेंज करते हुए ताप में परिवर्तन करना है। दाब में चेंज करते हुए ताप में परिवर्तन करना है। और दूसरी चीज़, जूल थॉमसन गुणांक में हमेशा एंथैल्पी का मान नियत लेना है। जूल थॉमसन गुणांक में एंथैल्पी का मान हमेशा नियत लेना है। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं जूल थॉमसन गुणांक की। तो जो अपने पास H बराबर होता है U प्लस B, U प्लस PV। जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब व आयतन का गुणनफल। ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं। DH बराबर DU प्लस PdV प्लस BdP। ठीक है। अब DH बराबर DU प्लस PdV उष्मागतिकी के प्रथम नियम से DQ के बराबर होते हैं। ठीक है। प्लस BdP। तो DH बराबर DQ की जगह उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से TdS लिख सकते हैं, यहाँ पे BdP लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि जूल थॉमसन गुणांक में हमेशा एंथैल्पी का मान नियत लेना है। एंथैल्पी को क्या लेना है? नियत लेना है। जूल थॉमसन गुणांक में एंथैल्पी को हमेशा नियत लेना है, और नियत का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, जो कि H बराबर क्या है? नियत है, और नियत का अवकलन 0 होता है, तो DH इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से TdS बराबर माइनस BdP आ जाएगा। ठीक है। अब DS बराबर माइनस B/T dP आ जाएगा। अब अपन को देखना है कि एंट्रोपी का मान निकालना है। एंट्रोपी का मान कैसे निकालें? तो एंट्रोपी का मान निकालने के लिए एंट्रोपी को
फंक्शन मानते हैं किसका, ताप और दाब का। आप इसका अवकलन करते हैं डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी है पी और डी टी। ठीक है, अब ये एक तो इसे दे देते हैं समीकरण 1 और इसे दे देते हैं समीकरण 2। यहाँ पे भी एंट्रोपी है, यहाँ पे भी एंट्रोपी है। एंट्रोपी एक सापेक्ष फलन है, एंट्रोपी एक सापेक्ष फलन है और सापेक्ष फलन को हमेशा परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है। एक बात ध्यान रखें, एंट्रोपी क्या है, एक सापेक्ष फलन है और सापेक्ष फलन को हमेशा परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखेंगे, रखते हैं तो माइनस बी अपॉन टी डी पी बराबर क्या आ गया, डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी न डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी। अब ध्यान से सुने, माइनस बी अपॉन टी ऐसे कैसे डी पी बराबर इसको ऐसे कैसे डेल एस अपॉन डेल पी टी और डी पी। अब ध्यान से सुने, एस डी एस बराबर होता है अपने पास डी क्यू अपॉन टी होता है। यदि हम इसे आंशिक अवकलन के रूप में लिखें तो डेल एस बराबर होता है डेल क्यू अपॉन टी। चूँकि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी एस बराबर होता है डी क्यू अपॉन टी, यदि हम इसे आंशिक अवकलन के रूप में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल एस का मान रखूँगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन टी डेल क्यू अपॉन डेल टी न पी और डी टी। नियत दाब पर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन, नियत दाब पर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन Cp के बराबर होता है। ने किसके बराबर होता है, नियत दाब पर ऊष्मा धारिता के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दो मान माइनस बी अपॉन टी डी पी बराबर ऐसे कैसे डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस सी पी अपॉन टी डी टी ने। ठीक है, तो अपन क्या लिया है, माइनस बी अपॉन टी डी पी बराबर डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस सी पी अपॉन टी डी टी। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये जो मान है इस मान को इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को उठाकर इधर ले आओ तो माइनस बी अपॉन टी डी पी माइनस ये प्लस की वैल्यू है इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस डेल एस अपॉन डेल पी डी पी बराबर सी पी अपॉन टी डी टी। ठीक है, यहाँ से डी पी कॉमन ले लो, सी पी अपॉन टी डी टी बराबर इसको इस तरह से लिख देते हैं डेल एस अपॉन डेल पी न टी माइनस बी अपॉन टी और ये आ गया डी पी। ठीक है, अब यहाँ से मान लिखते हैं डी टी अपॉन इस डी पी को नीचे ले आते हैं, इस डी पी को डी टी के नीचे ले आते हैं तो डी टी अपॉन डी पी बराबर यानी कि टी से ये टी ऊपर चला जाएगा और सी पी नीचे आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल पी। यहाँ पे इनकी यहाँ से अपन ने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, सॉरी, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा बी अपॉन टी। अब इस टी को अंदर गुणा करते हैं तो डी टी अपॉन डी पी बराबर आता है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एस अपॉन डेल पी नियत ताप पर, यहाँ पे टी से अंदर गुणा कर दिया प्लस यहाँ पे बी बचेगा यानी टी से टी कट जाएगा। ठीक है, अब मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करने पर मैक्सवेल इक्वेशन से
ये जो डेल एस अपॉन डेल पी टी है, ये किसके बराबर होता है? माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, ये मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की। तो डेल एस अपॉन डेल पी टी ये किसके बराबर होता है? माइनस डेल बी अपॉन डेल टी और नियत दाब के बराबर होता है। इस मान को उठाकर यहाँ पे रख दूंगा तो क्या जाएगा? डी टी अपॉन डी पी बराबर माइनस 1 अपॉन सी पी, अंदर यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा टी, लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे, माइनस का चिन्ह आगे, डेल बी अपॉन डेल टी पी प्लस वी। इस माइनस को अंदर भेजने पर 1 अपॉन सी पी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी, डेल बी अपॉन डेल टी पी, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का बी, डी टी अपॉन डी पी। ये नियत एंथैल्पी पर जूल थॉमसन गुणांक के बराबर होता है। ये जो मान है ये नियत एंथैल्पी पर जूल थॉमसन गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपना जूल थॉमसन गुणांक है। आप इसे एक बार देख लो, अपन ने कुछ नहीं किया। जैसे एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी का सूत्र होता है H बराबर यू प्लस पी बी। एंथैल्पी का अवकलन क्या? डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी आ गया। डी यू प्लस पी डी पी हमने डी यू प्लस पी डी बी ये किसके बराबर होता है? ये डी क्यू के बराबर होता है। डी क्यू की जगह टी डी एस रख दिया, टी डी एस प्लस बी डी पी आया ने। चूँकि जूल थॉमसन गुणांक में एंथैल्पी का मान नियत लेते हैं तो नियत का अवकलन 0 होता है, तो डी एच का अवकलन 0 होगा। तो वहाँ पे पुट कर दिया, डी एच का अवकलन 0 है। और तो पुट करने पर क्या वैल्यू आई? डी एस बराबर माइनस बी अपॉन टी डी पी आया। फिर अपन ने क्या किया? एंट्रोपी को ताप व दाब का फलन माना। यहाँ पे एंट्रोपी को ताप व दाब का फलन माना। ताप व दाब के फलन का मानकर यानी समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर किया। यानी 2 को बराबर करने पर डी टी अपॉन डी पी बराबर माइनस 1 अपॉन सी पी माइनस टी डेल बी अपॉन डेल टी पी प्लस बी। माइनस के चिन्ह को अंदर भेज दिया तो ये इक्वेशन अपने पास प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन को मैक्सवेल समीकरण का अनुप्रयोग भी कहा जाता है। मैक्सवेल समीकरण का अनुप्रयोग क्यों कहा जाता है? नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को व्युत्पन्न करने के लिए मैक्सवेल समीकरण का उपयोग हो रहा है। कहाँ पे उपयोग हो रहा है? यहाँ पे जैसे डेल एस अपॉन डेल पी टी आया, नियत ताप पर एंट्रोपी में दाब के सापेक्ष परिवर्तन है। अब यहाँ पे यानी कि इस इक्वेशन को व्युत्पन्न करने के लिए इस मैक्सवेल समीकरण का उपयोग हो रहा है। इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न करने के लिए इस मैक्सवेल समीकरण का उपयोग हो रहा है। इससे कारण इसे मैक्सवेल समीकरण का अनुप्रयोग भी कहा जाता है। अपना जो सेकेंड टॉपिक है वो सेकेंड टॉपिक है सरंद्र डॉट प्रयोग, है ना। तो इसे समझते हैं। अपना जो सेकेंड टॉपिक है वो सेकेंड टॉपिक है सरंद्र डॉट प्रयोग। तो सरंद्र डॉट प्रयोग का चित्र बनाते हैं। ये एक कोई पिस्टन है और यहाँ पे ये पात्र है। इस पात्र में क्या भरी हुई है? कोई गैस भरी हुई है। ये पिस्टन है, इस पात्र में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। अब आगे चित्र बनाते हैं। ये कोई कॉपर की नली लेते हैं न, जिसे कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये अपने पास कॉपर की नली है। इन्हें किसकी नली है? इन्हें कॉपर की नली है। ये अपने पास कॉपर की नली है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे एक उपकरण लगा होता है दाब मापने का, मैनोमीटर न जिसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से और ये होता है न, इस तरह से खींच देंगे न, इस तरह से खींच दिया। यहाँ पे सरंद्र डॉट लगा होता है न, क्या लगा होता है न, सरंद्र डॉट लगा होता है। यहाँ पे यहाँ पर यानी कि लकड़ी के गुट्टे लगे होते हैं।
इस जगह पे और इस जगह पर लकड़ी के गुट्टे लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सरेंदर डॉट से पहले एक तापमापी T1 लगा होता है न, सरेंदर डॉट के बाद दूसरा तापमापी, या एक तरीके से कह सकते हैं थर्मामीटर न। सरेंदर डॉट के पहले एक थर्मामीटर लगा होता है और सरेंदर डॉट के बाद भी एक थर्मामीटर लगा होता है। ठीक है, ये अपने पास मैनोमीटर है। मैनोमीटर दाब को मापता है, नहीं किसको मापेगा? प्रेशर को, दाब को मापता है। इसे चित्र को आप कुछ अपने हिसाब से बना ले। ये इस तरह से बना दिया मैंने। तो ये अपने पास सरेंदर डॉट है, नहीं क्या ये सरेंदर डॉट है। वातावरण में ऊष्मा का विनिमय ना हो, इसके लिए पात्र को, वातावरण में ऊष्मा का विनिमय ना हो इसलिए इस संपूर्ण उपकरण को यानी जल से भरे पात्र में रख देते हैं। ने क्या, वातावरण में ऊष्मा का विनिमय ना हो इसके लिए ने संपूर्ण पात्र को जल से भरे पात्र में रख देते हैं। ये क्या है? H2O से भरा पात्र। अब दोबारा समझे, ये कोई पात्र है, इस पात्र में गैस के अणु भरे हुए हैं और गैस के अणुओं का पहले से तापमान फिक्स है कि इतने टेम्परेचर के गैस के अणु, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस के गैस के अणु है या गैस के अणु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, पहले से फिक्स है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ होता है। अब ये ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे एक पात्र में गैस के अणु भरे हुए, यहाँ पे एक नली है। अब पिस्टन को ऐसे दबाते हैं तो ये पात्र ऐसे पिचकता है, जैसे ये पात्र था, इस पात्र के अंदर गैस के अणु भरे हुए। तो जैसे मैंने पिस्टन को दबाया तो पात्र ऐसे पिचका और इस पात्र में से गैस के अणु यानी इधर होकर इधर होकर इधर होकर यानी कि इस कॉपर की नली में से होकर जाते हैं। तो गैस के अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट गैस के अणुओं का ताप कम करना। ने जूल थॉम्सन प्रसार, पुनर्निवेशी शीतलन, रोदोष्म शीतलन या रोदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन और रोदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, इन सभी में अपना एक टारगेट रहेगा कि अपन को गैस का ताप कम करना है। अब यहाँ से गैस जाएगी, गैस के अणु इधर टकराएंगे तो गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में कमी होगी, फिर गैस के अणु इधर आएंगे, फिर इधर टकराएंगे तो गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में और कमी होगी। और जो मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी क्या कहती है कि जो ऊर्जा होती है ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। तो गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में कमी होगी तो उनके ताप के मान में भी कमी होगी। तो यहाँ पे गैस के अणु टकराएंगे तो उनकी ऊर्जा के मान में कमी होगी, फिर इधर जाएंगे तो गैस के अणु टकराएंगे, फिर ऊर्जा के मान में कमी, फिर इधर जाएंगे तो गैस के अणु टकराएंगे, फिर उनकी ऊर्जा के मान में कमी होगी, ऊर्जा के मान में कमी होगी, जिससे गैस के अणुओं के ताप में लगातार कमी होती रहेगी। ये कोई एक कॉपर की नली होती है, ने क्या होती है? कॉपर की नली होती है। अब यहाँ पे यानी कि कॉपर की नली इस पात्र से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे यानी कि इसमें से होकर गैस के अणु इसमें आते हैं। अब यहाँ पे मैनोमीटर नाम का एक उपकरण लगा होता है, यानी गैस के अणु किस प्रेशर से आते हैं उस चीज़ को बताता है कि गैस के अणु किस प्रेशर से आ रहे हैं। यहाँ पे सरेंदर डॉट लगा होता है ना, सरेंदर डॉट से पहले एक थर्मामीटर लगा होता है और सरेंदर डॉट के बाद एक थर्मामीटर लगा होता है। अब यहाँ से यानी कि गैस के अणु इधर जाएंगे तो इस सरेंदर डॉट में से होकर गैस के अणु इधर जाएंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सरेंदर डॉट लगा हुआ है। तो सरेंदर डॉट में से गुजरने से पहले गैस के अणुओं का ताप माप लेंगे कि इतना और इतना गैस के अणुओं का ताप था। फिर गैस के अणु सरेंदर डॉट में से होकर इधर जाएंगे तो फिर यानी कि गैस के अणुओं का ताप माप लेंगे थर्मामीटर T2 के द्वारा, यानी गैस के अणुओं का ताप माप लेंगे। तो ये अपना सरेंदर डॉट प्रयोग था। ने क्या था? सरेंदर डॉट प्रयोग। इसमें एक और टॉपिक आता है पिस्टन वाला। ने जूल थॉम्सन प्रसार में 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो जूल थॉम्सन गुणांक पढ़ते हैं, फिर अपन ने सरेंदर डॉट प्रयोग पढ़ा, एक पिस्टन वाला पढ़ेंगे। पिस्टन वाले में क्या होता है? जैसे यहाँ पे भी सरेंदर डॉट लगा होता है। सरेंदर डॉट क्या होता है? ये लकड़ी का बना होता है। इससे यह क्या बना होता है? लकड़ी का बना होता है और इस लकड़ी के बीच में रुई लगा देते हैं। इस लकड़ी के बीच में रुई लगा देते हैं ताकि इस रुई में से होकर जब गैस के अणुओं पर दाब लगाते हैं तो वो दाब के कारण गैस के अणु इस रुई में से होकर इनकी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो यही सरेंदर डॉट होता है।
यहाँ पे ये सरेंडर डॉट है, क्या है ये? सरेंडर डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप ऐसे समझे, ये सरेंडर डॉट है। अब इस सरेंडर डॉट से सपोज यहाँ पे इनके एक ने गुब्बारा लगा हुआ है, इस जगह पर ने क्या लगा हुआ है? गुब्बारा। या ऐसे माने कि सरेंडर डॉट से यहाँ पर यानी कि सरेंडर, ये क्या है? सरेंडर डॉट। और सरेंडर डॉट यहाँ पर आयतन लेते हैं 0, यानी यहाँ पर गैस के अणुओं का आयतन लेते हैं 0। और यानी कि गैस यहाँ से यानी कि गैस के अणु यहाँ तक फैले हुए हैं, तो गैस के अणुओं का आयतन है B1 तक। यहाँ पर गैस के अणुओं का आयतन लेते हैं 0 और गैस के अणु इस जगह से यानी कि B1 आयतन तक फैले हुए हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं अपन? एक पिस्टन लगा देते हैं। जैसे मैंने इस पर यानी कि पिस्टन X लगा दिया, ने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन लगाकर मैंने इसको जब दबाया, पिस्टन लगाकर जब इस सतह को दबाई तो ये सतह आगे गई, तो माना ये सतह यहाँ पर आ गई, नहीं ये सतह यहाँ पर आ गई। तो मैंने ये कोई पात्र था, ये सरेंडर डॉट है, ये लकड़ी का ये लकड़ी का बना होता है, इसके अंदर रुई लगी होती है, इससे रुई में से होकर गैस के अणु दूसरी जगह पर जाते हैं और कुछ नहीं है। ये सरेंडर डॉट था, इस सरेंडर डॉट से एक पात्र लगा हुआ है, इस पात्र में गैस के अणु भरे हुए और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। जैसे मैंने इस पिस्टन को दबाया तो इस पात्र में जो गैस भरी हुई थी वो इस सरेंडर डॉट में से होकर यहाँ पे यानी कि दूसरा पात्र होता है, यानी इस दूसरे पात्र का, यानी कि जब अपन ने यानी कि जब तक यानी कि पिस्टन पर दाब न लगाए न तब तक इस पात्र में कोई भी गैस का अणु नहीं था। ध्यान से सुनना, न जब तक मैंने पिस्टन पर कोई दाब नहीं लगाया न तब तक इस पात्र में कोई भी गैस का अणु नहीं था। ये पात्र का आयतन लगभग, इस पात्र का आयतन 0 था, ये सरेंडर डॉट के चिपका हुआ था। लेकिन जैसे ही इसमें से गैस के अणु इधर गए तो यानी कि इस पात्र का आयतन बढ़ गया और इस पात्र का आयतन 0 से B2 हो गया, यानी 0 से B2 हो गया। अब सरेंडर डॉट में से होकर गैस के अणु इस पात्र में आ गए। इन गैस के अणुओं के द्वारा इस पिस्टन पर दाब लगता है। इन गैस के अणुओं के द्वारा इस पिस्टन को नाम दे देते हैं बाई। इस पिस्टन पर दाब लगता है, यानी क्या लगता है? यानी इस पिस्टन पर दाब लगता है, ने जिससे ये वाला पात्र ने खिसक कर यहाँ पर आ जाता है। जिससे ये वाला पात्र खिसक कर यहाँ पर आ जाता है। दोबारा से समझें, यहाँ पे मेन चीज़ है ये वाला सरेंडर डॉट। अब सरेंडर डॉट से आपको ऐसे कैसे समझाऊं कि यहाँ पे एक है ना पन्नी है, एक तरीके से पन्नी समझ लो ना। पन्नी में क्या भरे हुए? गैस के अणु भरे हुए और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। जैसे मैंने पिस्टन को दबाया, पन्नी पिच के और उस पन्नी में से होकर गैस के अणु, सरेंडर डॉट क्या होता है? एक लकड़ी का बना होता है जिसमें रुई के कागज़ या रुई लगी हुई होती है। उससे रुई में से होकर गैस के अणु, यहाँ पर कोई दूसरी पन्नी थी उन्हें जो बिल्कुल इसके चिपकी हुई थी, वो कतई वो फूली हुई नहीं थी, बिल्कुल इसके चिपकी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसमें गैस के अणु गए तो वो पन्नी फूलकर इनकी बड़ी हो गई। तो यानी कि प्रारंभ में इस वाली पात्र का आयतन था 0, लेकिन जैसे गैस के अणु इसमें गए यानी इसका आयतन हो गया B2। अब गैस के अणु क्या करते हैं? इस ये जो है पन्नी का आगे का सिरा, उस सिरे पर क्या लगाएंगे? यानी प्रेशर लगाएंगे। गैस के अणु यानी कि टक्कर करेंगे तो प्रेशर लगाएंगे। तो ये यानी कि ये वाली पन्नी का सिरा यानी खिसक यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? ये पिस्टन बाई है, ये पिस्टन X है। तो ध्यान से सुनेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब यानी कि कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर होता है ना PdV। W बराबर क्या होता है? PdV। अब ध्यान से समझें, यानी कि ये जो पात्र है यानी इस पात्र में जो गैस के अणु हैं उन पर दाब मान लेते हैं P1। ये जो पात्र है, इस पात्र में जो गैस के अणु उन पर दाब मान लेते हैं P2। तो यहाँ पर यानी कि W बराबर दाब कितना है? P1 और यानी कि dV। अब ध्यान से समझना,
यहाँ पे यानी कि शुरुआत में आयतन कितना था यानी B1। अब आयतन कहाँ पे जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है यानी क्योंकि ये जो यानी इस वाले भाग को अपन यानी कि ऐसे दबा रहे हैं तो आयतन B1 से 0 की ओर बढ़ रहा है, B1 से 0 की ओर बढ़ रहा है। तो W1 कह देते हैं इसे, तो W1 बराबर आता है माइनस P1 B1। इसी तरीके से W2 बराबर, और ना यहाँ पे इस पात्र में गैस के अणुओं का दाब कितना है, P2 dV ने इस पात्र का प्रारंभ में आयतन कितना था, 0 ने जब गैस के अणु इसमें प्रवेश करे तो इसका आयतन हो गया B2। तो आयतन 0 से B2, तो इसे लिख सकते हैं P2 ने B2 ने W2 बराबर P2 V2। तो कुल कार्य की बात करें तो कुल कार्य बराबर W1 प्लस W2। ठीक है, तो W की जगह अपन लिखूँगा P2 V2 ये प्लस का है और P1 B1 माइनस का है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि dQ बराबर ने du प्लस PdV, यही कहता है। अब इसमें क्या होता है कि वातावरण में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। ये जो प्रक्रम होता है इस प्रक्रम में वातावरण में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। तो dQ का मान क्या होता है यानी 0। तो 0 बराबर है कि du प्लस PdV। ठीक है, तो 0 बराबर du की जगह लेंगे U2 माइनस U1 और PdV की जगह यानी कि कुल कार्य ये वाला लिखो न P2 V2 माइनस P1 B1 लिख दिया। अब यानी कि U2 प्लस P2 B2, इसको ऐसे लिख दो 0 बराबर U2 प्लस न P2 V2, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे U1 प्लस P1 B1। तो कैपिटल H बराबर होता है U प्लस PV, उसका फॉर्मूला बन रहा है ये। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं 0 बराबर ये H2 का फॉर्मूला बन रहा है, ये H1 का फॉर्मूला बन रहा है। तो 0 बराबर इस यानी कि H2 माइनस H1 को डेल्टा H कह दे, तो ये डेल्टा H बराबर क्या होता है 0। ये अपना जूल थॉमसन प्रसार था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पुनर्निवेशी शीतलन। तो ये अपना है पुनर्निवेशी शीतलन। पुनर्निवेशी शीतलन क्या होता है ध्यान से समझे। ये कोई एक पात्र है, इस पात्र के अंदर गैस के अणु भरे हुए हैं ने गैस के अणुओं का तापमान पहले से फिक्स है। जैसे गैस के अणुओं का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और हमें गैस के अणुओं का तापमान माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक करना है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया अपन को कि गैस के अणुओं का तापमान अपन को माइनस तक करना है। तो कैसे करेंगे पुनर्निवेशी शीतलन के द्वारा। तो ये गैस के अणु है, यहाँ पर पिस्टन है। अब क्या करेंगे यहाँ से यानी ये जो पिस्टन है इस पिस्टन को पात्र पर ऐसे दबाएंगे तो इस पात्र में से गैस के अणु निकल कर इधर भागेंगे। इस पात्र में से गैस के अणु निकल कर इधर भागेंगे इस कॉपर की नली में से होते हुए। ये कॉपर की नली है, इस कॉपर की नली में से होते हुए गैस के अणु इधर आएंगे। फिर गैस के अणु इधर इससे टकराएंगे तो गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में कमी होगी और मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। तो गैस के अणुओं के ताप में कमी होगी। फिर इससे टकराएंगे, फिर इससे टकराएंगे, फिर इससे टकराएंगे, फिर इससे टकराएंगे, फिर गैस के अणु इधर जाएंगे। फिर भाई ये क्या है, इसे बोलते हैं शीतलक कक्ष, यानी क्या बोलते हैं शीतलक कक्ष। ठीक है, शीतलक कक्ष यानी इस शीतलक कक्ष में क्या होता है यानी कि ऊपर से ठंडा जल डालते हैं। इस शीतलक कक्ष में ऊपर से ठंडा जल डालते हैं और पहले इसे बंद कर देते हैं। यानी पहले मैंने इसे बंद कर दिया, अब ऊपर से ठंडा जल डालते हैं और ठंडा जल डालकर इसे पूरा कंप्लीट भर देते हैं। अब मैंने शुरुआत में क्या लिया कि मैंने गैस के अणुओं का तापमान लिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो गैस के अणु जब इधर से गुजरे तो ये वाला न कॉपर की नली भी गर्म हो गई और इस गर्म नली के कारण ये जल भी गर्म हो गया, नहीं ये जल भी गर्म हो गया। फिर क्या करते हैं, इस गर्म जल को नीचे से बाहर निकाल देते हैं। पूरे गर्म जल को नीचे से बाहर निकाल दिया। फिर निकालने के बाद इसे बंद कर देंगे।
बंद करने के बाद फिर इसमें शीतलक कक्ष में ऊपर से ठंडा जल डालेंगे, फिर इसे कंप्लीट ठंडा जल से भर देंगे। फिर क्या करते हैं, गैस के अणु इधर होकर इसमें से होकर इसमें से होकर है ना, इसमें से होकर है ना, इसमें से होकर इसमें आते हैं। ये जो नली है इस पात्र के ठीक बाहर है, इस पात्र में से होकर नहीं आ रही, इस पात्र के ठीक बाहर है ये नली, और ये पात्र आगे हैं। ये ध्यान से सुनना, ये पात्र आगे हैं और ये जो नली है इस पात्र के ठीक पीछे है। अब यहाँ से यानी कि इसमें से होकर गैस के अणु यहाँ पर आ गए। अब अपन ने क्या गैस के अणु को ताप कम करने के लिए टेक्निक अपनाई। यदि कोई गैस का अणु लिक्विड में परिवर्तित हो गया होगा, यदि कोई गैस का अणु लिक्विड में परिवर्तित हो गया होगा तो यहाँ पर नीचे क्या होता है, इस जगह पर ना एक पत्ता सा लगा होता है, एक तरीके से जैसे पत्ता होता है ना, इस तरह से पत्ता सा लगा होता है ना। जैसे जल की बूंद इस पत्ते पर गिरी, ये पत्ता ऐसे हो जाता है और वो जल की बूंद नीचे पात्र में गिर जाती है। लेकिन जो गैस के अणु लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते, लेकिन जो गैस के अणु द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाते, उन गैस के अणुओं को वापस फिर इस रास्ते से आयन विनिमय कक्ष में भेजा जाता है, और आयन विनिमय कक्ष में से होकर फिर गैस के अणु इसमें जाते हैं। फिर वही प्रोसेस दोबारा से चलेगा। गैस के अणुओं को तब तक ठंडा किया जाता है, गैस के अणुओं को तब तक ठंडा किया जाता है जब तक वे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक वे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो पुनर्निवेशी शीतलन में पुनर्निवेशी शीतलन में कोई गणितीय कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इसमें एक दक्षता निकालनी होती है ना। अब दक्षता कैसे निकालें ना, जैसे कोई ये गैस का अणु है ना, ये क्या है, गैस का अणु। अब गैस के अणुओं की प्रारंभिक एंथैल्पी मान लेते हैं HI ने, क्या मान ली, प्रारंभिक एंथैल्पी HI। अब इस गैस के अणु को मैंने इस कॉपर की नली में से होकर इस नली में से होकर इस नली में से होकर इसमें से होकर यहाँ तक भेजा, तो गैस के अणु का माना X भाग ना द्रव में कन्वर्ट हो गया ना, इसका माना नहीं, गैस के अणु का X भाग लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से सुने, ये कोई गैस का अणु है, ये क्या है, गैस का अणु। अब यानी कि गैस का अणु, गैस के अणु पर यानी कि पिस्टन से दाब लगाए, गैस के अणु इधर होकर भागा, इधर होकर भागा नहीं, इसमें से होकर फिर इसमें आ गया। माना गैस के अणु का X भाग लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी एंथैल्पी मान लेते हैं HL, और बचा कौन सा भाग, यानी कि X भाग लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो शेष बचा कौन सा भाग, 1 - X। ये शेष बचा 1 - X। इन माना इसकी एंथैल्पी मान लेते हैं HF। तो जो एंथैल्पी होती है प्रारंभिक एंथैल्पी HI बराबर है ना X भाग, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो लिक्विड भाग की एंथैल्पी मान ली HL, और 1 - X भाग लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो गैस का गैस है ना, इसकी एंथैल्पी है HF। ठीक है, अब सूत्र खोलते हैं, HI बराबर XHL प्लस HF माइनस XHF। ठीक है, तो HI बराबर यहाँ से HF को इधर लिख देता हूँ, प्लस X कॉमन ले लेता हूँ, HL माइनस HF। ठीक है, अब यहाँ से इस HF को इधर ले आता हूँ बाईं ओर, माइनस HF बराबर XHL माइनस HF। ठीक है, X का मान निकालते हैं, X बराबर HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF। माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, लेना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। HF माइनस HI अपॉन ना HF माइनस HL। ये इस गैस के अणु की दक्षता है। ये जो स्मॉल x है ये पुनर्निवेशी शीतलन में गैस के अणु की दक्षता है। ठीक है, ये अपना पुनर्निवेशी शीतलन है। पुनर्निवेशी शीतलन के बाद एक आता है रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ याद करें। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। एडियामेटिक एक्सपेंशन द्वारा शीतलन।
रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। अब पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। पहले तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इस प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि ऊष्मा का मान जो प्रारंभ में लिया था अंत तक ऊष्मा का मान वही रहता है। यानी कि इस प्रक्रम में ऊष्मा का मान परिवर्तित नहीं होता है, या वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, तो इसको एग्जाम में कैसे लिखे भाई रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन को? तो इसको लिखने का कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझे। रुद्धोष्म प्रक्रम में लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ। रुद्धोष्म प्रक्रम में वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अतः इसमें ऊष्मा का मान नियत होता है। ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन भी जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। ने इसमें गैस के अणु को निर्वात में प्रसार होने दिया जाता है, ने जिससे गैस के अणु दूर दूर हटते हैं, और इन गैस के अणुओं को दूर दूर हटने के लिए आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ने जिससे गैस के अणुओं की ऊर्जा के मान में कमी आती है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है, जिससे गैस के अणुओं के ताप में कमी आती है। ठीक है, गैस के अणुओं के ताप में कमी आती है। और अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट यही तो है कि गैस के अणु का ताप कम करना है। अपना टारगेट क्या है? गैस के अणु का ताप कम करना है। जूल थॉमसन प्रसार में जूल थॉमसन प्रसार में गैस के अणु के ताप को 10⁻⁻² केल्विन तक कम कर दिया जाता है। जूल थॉमसन प्रसार में गैस के अणु को ताप को 10⁻³ केल्विन तक कम कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन में गैस के अणु के ताप को 10⁻³ केल्विन तक कम कर दिया जाता है। 10⁻³ केल्विन तक कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अब इसमें कैलकुलेशन थ्योरी ये कि ये लिखनी है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे लिखे? तो यहाँ पे लिखना है ताप व दाब के बीच में संबंध निम्न प्रकार होता है। तो देखना, ताप व दाब में क्या संबंध होता है? PT गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K। PT गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर K। तो P1 T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर K। P2 ने T2 ने P1 प्रारंभिक दाब T1 प्रारंभिक ताप P2 अंतिम दाब T2 अंतिम ताप है। ठीक है, यहाँ पे गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K उन्हें दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आएगा? P1 ने T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, P2 T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये अपने पास सूत्र आता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे P1 अपॉन P2 बराबर न T2 अपॉन T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो P1 अपॉन P2 बराबर T2 अपॉन T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो यहाँ से है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे यानी कि अंतिम ताप निकालना है, जैसे T2 का मान निकालना है। तो T2 का मान कैसे निकालोगे? तो लिखेंगे T2 अपॉन T1 बराबर न P1 अपॉन P2 न इसको इधर ले जाएंगे। तो ये कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये वाली स्टेप ऊपर चली जाएगी। तो P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा अपॉन गामा ये लिखेंगे। तो T2 अपॉन T1, तो T2 बराबर क्या जाएगा? न T1 न P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो इस प्रकार अंतिम ताप T2 की गणना की जाती है। तो इस प्रकार अंतिम
ताप T2 की गणना की जाती है। यहाँ पे आप PI ले सकते हो, यहाँ पे यानी कि TI ले सकते हो, यानी कि I का मतलब होता है इनिशियल। I का मतलब क्या होता है? इनिशियल। मैंने यहाँ पे 1 ले रखा है, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक ताप। और F का मतलब होता है फाइनल यानी कि अंतिम ताप। तो आप यानी कि जो मानना चाहो वो लिख सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। यानी क्या? रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। अब इस रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन में क्या होता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। इन सभी में पुनर्निवेशी शीतलन और ये रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ये 2 टॉपिक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे? अपना टॉपिक है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। विचुंबकन द्वारा शीतलन। तो इसमें यानी कि ग्राफ जो चित्र बनता है, उस चित्र को मेरे साथ समझें। ने क्या? यहाँ पे ये कोई कांच का पात्र होता है, ये नहीं, ये कोई कांच का बर्तन मान लो आप। ने क्या? ये ने कांच का पात्र है, ये ने कांच है। ने ये कोई कांच की नली है, इस कांच की नली है, ठीक है। ने इस कांच की नली के चारों ओर तापमापी कुंडली लगी हुई है। ताप का मापन करने के लिए इस कांच की नली के चारों ओर तापमापी कुंडली लगी हुई है। ने क्या लगी हुई है? तापमापी कुंडली लगी हुई, ठीक है। और इस कांच की नली के अंदर अनुचुंबकीय लवण है, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गैडोलियम सल्फेट। ने क्या? इस कांच की नली के अंदर अनुचुंबकीय लवण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यदि हमें यहाँ पे क्या होता है, हीलियम ऑर्बिटल होता है, इसको मिटा देते हैं, यानी कि इस जगह पर हीलियम ऑर्बिटल होता है। यदि हमें कांच की नली के अंदर He द्रव भरना है, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम ऑर्बिटल होता है। यदि हमें कांच की नली के अंदर He लिक्विड भरना है, तो इस हीलियम ऑर्बिटल के थ्रू इस कांच की नली में लिक्विड भर देंगे। क्या भर देंगे? He लिक्विड भर देंगे। यदि हमें कांच की नली के अंदर निर्वात उत्पन्न करना है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती है, यहाँ पे तो वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। यहाँ पे हीलियम कक्षक होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम कक्षक होता है। इसी हीलियम कक्षक की सहायता से हम इस कांच की नली के अंदर न He लिक्विड भरते हैं, ठीक है। और यदि हमें कांच की नली के अंदर निर्वात उत्पन्न करना है, तो यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। इस वैक्यूम ट्यूब की सहायता से हम कांच की नली के अंदर निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब वातावरण में ऊष्मा का विनिमय न हो, इसके लिए इस पूरे पात्र को हीलियम से भरे दूसरे पात्र में रख देते हैं। वातावरण में ऊष्मा का विनिमय ना हो, इसके लिए इस पूरे उपकरण को हीलियम से भरे पात्र में रख देते हैं। ये हीलियम है, नहीं ये क्या है, हीलियम है, ये हीलियम, हीलियम से भरे पात्र में रख देते हैं। वातावरण में बिल्कुल भी ऊष्मा का विनिमय नहीं होना चाहिए, वातावरण में बिल्कुल भी ऊष्मा का विनिमय न होना चाहिए। इसके लिए इस पूरे पात्र को H2 से भरे पात्र में रख देते हैं। अपन को बिल्कुल भी वातावरण में ऊष्मा का विनिमय नहीं करना है, 1 इंच भी वातावरण में ऊष्मा का विनिमय नहीं करना है। इसलिए इस पूरे पात्र को H2 से भरे दूसरे पात्र में रख देते हैं। ने क्या करेंगे, H2 से भरे दूसरे पात्र में रख देंगे। नहीं ये H2 से भरा पात्र ने इस पूरे पात्र को H2 से भरे पात्र में रख देंगे। यहाँ पर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र N लगाते हैं, यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र S लगाते हैं। ध्यान से समझें,
शुरुआत की स्टेप से ध्यान से समझें। ये क्या होता है, कांच की नली होती है। इससे कांच की नली में इस हीलियम ऑर्बिटल की सहायता से इसमें He लिक्विड भर देते हैं। इन्हें क्या भर देते हैं, He लिक्विड भर देते हैं। यदि हमें कांच की नली में निर्वात उत्पन्न करना है तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। इस वैक्यूम ट्यूब की सहायता से हम कांच की नली में निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कांच की नली के अंदर अनुचुंबकीय लवण गैडोलियम सल्फेट पहले से होता है और इस कांच की नली के चारों ओर तापमापी कुंडली लगा देते हैं ताकि ताप का मापन कर सके। वातावरण में ऊष्मा का विनिमय ना हो, इसके लिए इस पूरे पात्र को He से भरे दूसरे पात्र में रख देते हैं। वातावरण में 1 भी इंच ऊष्मा का विनिमय न होना चाहिए, इसके लिए इस संपूर्ण पात्र को H2 से भरे दूसरे पात्र में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N व प्रबल चुंबकीय क्षेत्र S लगा देते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ने जब यहाँ पर इनकी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N व S लगाते हैं तो ये जो अनुचुंबकीय लवण होता है, इस अनुचुंबकीय लवण का चुंबकन हो जाता है। इस अनुचुंबकीय लवण का चुंबकन हो जाता है और इस पात्र के अंदर जो He द्रव भरा हुआ होता है, इस पात्र के अंदर जो He द्रव भरा हुआ होता है वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस वाष्प को वैक्यूम ट्यूब की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं और उस वाष्प को वैक्यूम ट्यूब की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे। क्या करेंगे, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को हटाने से इस अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन हो जाएगा। ने क्या होगा, इस अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन हो जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो अनुचुंबकीय लवण पे जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था तो इससे चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा था। अब इस पर से हमने इन चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। अब तो जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को हटाएंगे तो इस अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन हो जाएगा और इनकी जिस ताप पर अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन होगा न तापमापी कुंडली की सहायता से उस ताप का मापन कर लेंगे। जिस ताप पर अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन होगा न उस तापमापी कुंडली की सहायता से उस ताप का मापन कर लेंगे। ठीक है, अब रही इसकी गणितीय कैलकुलेशन। तो गणितीय कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है तो चित्र को मिटा देते हैं पहले। तो अब ध्यान से सुनना, ऊष्मा गतिकी में थर्मोडायनेमिक्स में 4 निर्देशांक होते हैं। एक होता है P यानी कि दाब, एक होता है B आयतन, एक होता है ताप और एक होता है S यानी कि एंट्रोपी न एंट्रोपी। ठीक है, अब यहाँ पे P की जगह तो B लिखा जाता है और B की जगह I लिखा जाता है और T की जगह T लिखा जाता है और S की जगह S ही लिखा जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन होता है। इन्हें क्या होता है, अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन होता है। इस कारण इन्हें माइनस का भी लेते हैं, इस कारण माइनस का भी लेते हैं। यदि अनुचुंबकीय लवण का चुंबकन होता तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेते, लेकिन यहाँ पर अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन होता है। अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन होता है, इस कारण माइनस चिन्ह लेते हैं। ठीक है, अब इसे रौद्रोष्म विचुंबकन द्वारा अनुचुंबकीय लवण में T2 ताप की गणना करने के लिए T2 ताप की गणना करने के लिए मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण काम में लेते हैं। लेकिन मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इन्हें इस ट्रिक की सहायता से आप मैक्सवेल की 4 समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे, PBTS ये ऊष्मागतिकी में 4 निर्देशांक होते हैं। एक बार एक पिताजी होता है, इन्हें पिताजी का एक बेटा होता है, इन्हें बेटा पिताजी की हर बात मानता है। ठीक है, और पिताजी बेटे की शादी कर देता है और बेटे के भी इनके बच्चे बच्ची हो जाते हैं और पिताजी न बूढ़ा हो जाता है। अब एक दिन पिताजी चुपचाप बैठे हुए थे, पिताजी का मन नहीं लग रहा था, तो पिताजी ने सोचा कि अपने सपुत्र बेटे के पास चलते हैं। तो
तो पिताजी किसके पास गए? अपने सपुत्र बेटे के पास गए। तो डेल पी अपॉन डेल एस बराबर, अब पिताजी सपुत्र बेटे के पास गए न, पिताजी का मन नहीं लग रहा था, तो सपुत्र बेटे ने सोचा कि पिताजी का मन लगने के लिए क्या किया जाए। तो बेटे ने पिताजी के लिए एक टीवी लेकर आए। सपुत्र बेटा पिताजी के लिए एक टीवी लेकर आए। तो डेल टी अपॉन डेल बी, यहाँ पे एस है तो इस एस को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर बी है तो इस बी को यहाँ पर लगा दो। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण या चतुर्थ समीकरण में माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दो, इसको पलट दो। ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, इसको पलट देंगे तो डेल एस अपॉन डेल पी बराबर डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पे पी है तो यहाँ पर पी लगा दो, यहाँ पे टी है यहाँ तो पर टी लगा दो। मैक्सवेल की प्रथम एवं चतुर्थ समीकरण में माइनस चिन्ह आता है, तो ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है, ये चतुर्थ समीकरण है। हमको कौन सी समीकरण काम में लेनी है? हमें लेनी है मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण काम में लें, यानी कि ये वाली समीकरण हमको काम में लेनी है। तो लो भाई लिखो, यहाँ पे डेल एस की जगह डेल एस, डेल एस की जगह डेल एस, और पी की जगह क्या लिया? माइनस बी, तो डेल बी, लेकिन आगे का चिन्ह आ जाएगा माइनस माइनस का। ठीक है, यहाँ पे टी की जगह टी, माइनस बी की जगह क्या लिया? आई, तो यहाँ पे लिख दो आई अपॉन डेल टी, ने पी की जगह ने बी, टी की जगह बी, तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल बी न टी बराबर डेल आई अपॉन डेल टी और बी, डेल आई अपॉन डेल टी बी। ठीक है, ये आ गया। यार डेल एस, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत होगी। अपन पढ़ते हैं मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। अब क्या होगा? पहले तो पापा सपुत्र के पास गया और इनकी टीवी लेकर आए। अब क्या होगा? पापा टावर के पास जाएगा न, टावर के पास गया तो डेल पी अपॉन डेल टी बराबर वापस भी आएगा डेल एस अपॉन डेल बी। यहाँ पे यानी कि बी है तो यहाँ पे बी लगा दो, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी लगा दो। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण चतुर्थ समीकरण में माइनस चिन्ह का उपयोग होता है। इसके अलावा तृतीय समीकरण व द्वितीय समीकरण में माइनस चिन्ह का उपयोग नहीं होता। ये द्वितीय समीकरण, इसका उल्टा करेंगे न, डेल टी अपॉन डेल पी न बी बराबर डेल बी अपॉन डेल एस। अब देखना, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस लिख दो, लिख दिया। ये मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है, ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, ये चतुर्थ समीकरण, ये द्वितीय समीकरण, ये तृतीय समीकरण। तो अब क्या करेंगे? रुद्धोष्म में विचुंबकन द्वारा शीतलन में अंतिम ताप T2 की गणना करने के लिए मैक्सवेल की तृतीय समीकरण काम में लेंगे। यानी कैसे? डेल टी अपॉन डेल पी एस बराबर डेल बी अपॉन डेल एस और पी। अब ध्यान से सुनना न, पी की जगह तो अपन को लिखना माइनस बी, लिखो डेल टी और माइनस का बी, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पर आ गया। एस की जगह एस लिखना और बी की जगह अपन को लिखना आई, यहाँ पे आई चुंबकन तीव्रता है अपॉन न, डेल एस की जगह डेल एस, पी की जगह बी, माइनस डेल टी अपॉन डेल बी एस, इसमें कोई चेंज नहीं चूँकि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी एस बराबर न डी क्यू अपॉन टी होता है। यदि आंशिक अवकल समीकरण के रूप में लिखे तो डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल एस की जगह डेल क्यू अपॉन टी लिखेंगे, तो जो यहाँ पे डेल आई, यहाँ पे क्या लिखूँगा? डेल एस की जगह कि डेल क्यू अपॉन टी लिखूँगा, बी बराबर ये टी ऊपर चला जाएगा, टी डेल आई अपॉन डेल क्यू और ये बी बराबर माइनस डेल
है टी अपॉन डेल बी और यहाँ पे एस का एस, ये लिख दिया। अब इसे यहाँ पे लिखते हैं। अब इसे ऐसे कैसे लिख दो, माइनस डेल टी अपॉन डेल बी एस बराबर न टी डेल आई अपॉन डेल क्यू है। अब यहाँ पे क्या डेल क्यू, लेकिन डेल क्यों लिख दिया, यहाँ पे मैं डेल टी से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, मैंने बी लिख दिया बराबर टी डेल आई, मैंने इस डेल टी को इसके नीचे न डेल आई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। बी बराबर अलग अलग कर लेते हैं, टी डेल आई अपॉन डेल टी और डेल बी, यहाँ पे बी और डेल टी अपॉन डेल क्यू बी। ने चूँकि अपने पास ये होता था डेल क्यू अपॉन डेल टी, ने पी बराबर सी पी होता था, यानी कि नियत दाब पर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन को सीपी से लिखते थे। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, पी की जगह यहाँ पे बस इतना सा है बी है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे बी। अब ध्यान से सुनना है, मैंने इस वाले स्टेप को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं टी डेल आई अपॉन डेल टी ने बी, और इस वाले स्टेप को नीचे लिखे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी बी लिख सकते हैं। और इसकी जगह ये लिख देता हूँ बराबर क्या हो जाएगा टी अपॉन न सी बी डेल आई अपॉन डेल टी और बी। यहाँ पे क्या चला रहा है माइनस डेल टी अपॉन डेल बी और यहाँ पे एस का एस। अब ध्यान से सुनना, ये वाली स्टेप ने जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, ये ने चुंबकीय प्रवृत्ति काई आई बटा एच के बराबर होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई आई बटा एच के बराबर होती है। आई चुंबकन तीव्रता होती है और कैपिटल एच चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और जो काई होती है ये सी बटा टी के बराबर भी होती है। न काई आई बटा एच के बराबर भी होती है और काई सी बटा टी के बराबर भी होती है। जहाँ सी प्रकाश का वेग और टी ताप है, दोनों को बराबर करें तो आई बटा एच बराबर आएगा न सी बटा टी, ठीक है। यहाँ से आई का मान निकालें तो क्या आएगा सी बटा टी और एच आएगा। और एक फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू जीरो एच, न क्या होता है बी बराबर म्यू जीरो एच, तो यहाँ पे न एच का मान निकालें न सी अपॉन टी, तो क्या आएगा एच का मान बी अपॉन म्यू जीरो, तो न सी अपॉन टी म्यू जीरो और ये बी। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए बराबर न सी अपॉन म्यू जीरो टी, ए बराबर क्या मान लिया न सी अपॉन म्यू जीरो टी, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, सॉरी सी अपॉन म्यू जीरो, तो ए बटा टी और यहाँ पे बी और यहाँ पर आई। अपन को चाहिए क्या है ना, आई का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, आई का टी के सापेक्ष अवकलन करना है नियत चुंबकीय क्षेत्र पर, यानी कि बी को नियत रखकर न बी को नियत रखकर आई का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डेल आई अपॉन किसके सापेक्ष करेंगे टी के सापेक्ष, किसको नियत रखना है बी को नियत रखना है, तो ए अपॉन टी के सापेक्ष करना है, तो टी वन अपॉन टी का होगा माइनस टी स्क्वायर, बी को तो नियत रखना ही है, तो माइनस ए बी अपॉन टी स्क्वायर। इस मान को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा टी अपॉन सी बी और ये आ गया ए बी अपॉन माइनस का टी स्क्वायर। ध्यान से देखें माइनस डेल टी अपॉन डेल बी और एस, माइनस के चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह इस एक टी से ये एक टी कैंसिल हो गया, तो क्या आया डेल टी अपॉन डेल बी
एस बराबर यानी ए बी अपॉन यानी ये ए बी अपॉन यानी सी बी और सिर्फ एक टी बचा, यानी क्या बचा, एक टी। तो ए बी अपॉन सी बी और एक टी, ये टी बचा यहाँ पर। अब इसको मिटा देते हैं और इसी को लिख रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल टी अपॉन डेल बी बराबर यानी ए अपॉन यानी सी बी, ए अपॉन सी बी और बी अपॉन टी। ध्यान से सुनना, इस टी को इस डेल टी के साथ ले आता हूँ और इस डेल बी को इस बी के साथ ले जाता हूँ। कैसे, टी डेल टी बराबर ए अपॉन सी बी और बी डेल बी न दोनों तरफ न समाकलन करने पर। अब ध्यान से सुनना, न प्रारंभिक ताप लिया है T1 और अंतिम ताप लिया है T2, ठीक है। अब अपन ने क्या किया था, न प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन में। प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया लेकिन बाद में इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया। प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया और लास्ट में इसे हटा दिया, तो इसकी लिमिट होगी बी से न 0 तक। तो सॉल्व करो, ये आ जाएगा न टी स्क्वायर, यहाँ पे T1 से T2 लिमिट है, ये आ जाएगा अपने पास न टी स्क्वायर बटा 2 आएगा, यहाँ पे न बी स्क्वायर बटा 2 आएगा। अब यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए अपॉन न सी बी, यहाँ पे क्या आएगा न बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे यानी कि इसको खोलते हैं T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन ए अपॉन सी बी, ठीक है। यहाँ पे b की जगह 0 रख दिया माइनस बी स्क्वायर, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर न ए अपॉन न सी बी, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस T1 स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो T2 स्क्वायर बराबर न T1 स्क्वायर माइनस ए अपॉन सी बी और ये बी स्क्वायर। यदि T2 का मान निकालना है तो अंडर T1 स्क्वायर माइनस ए अपॉन सी बी ने बी स्क्वायर ने। इस प्रकार रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन में तापमापी के द्वारा अंतिम ताप T2 की गणना की जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।